हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अध्याय 2 के भाग 3 को पढ़ने वाले हैं। इस भाग में हम परागकणों की संरचना और जायांग एवं बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने पुमंग और लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझा था। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को एक बार हम उसका रिव्यू हम ले लेते हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है और कहाँ पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। यह प्रक्रिया संपन्न होती है पौधों के पुष्प के नर भाग यानी कि पुमंग के अंदर। पुमंग के ऊपर वाले भाग परागकोश में यह प्रक्रिया लघु बीजाणु धानी के अंदर संपन्न होती है। तो क्या होती है लघु बीजाणु जनन? क्या होता है लघु बीजाणु जनन? यानी कि लघु बीजाणुओं या परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं और यह प्रक्रिया परागकोश के लघु बीजाणु धानी के अंदर संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में लघु बीजाणु धानी के अंदर उपस्थित अधोस्तरीय कोशिका हाइपोडर्मल सेल अब आकार में बड़ी होकर प्रपशु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल का निर्माण करती है। आर्कीस्पोरियल सेल या प्रपशु कोशिका अपने अंदर समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाओं, एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी प्राथमिक पुबीजाणुजनन कोशिका का निर्माण करती है। फिर इनमें से प्राथमिक भित्तीय कोशिका अपने अंदर समसूत्री विभाजन करके परागकोश के 3 स्तरों का निर्माण, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर टेपिटम का निर्माण करती है। और दूसरी प्राथमिक पुबीजाणुजनन कोशिका अपने अंदर विभाजन करके, अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है और लघु बीजाणु मात्र कोशिका अपने अंदर आगे विभाजन करके 4 अगुणित परागकणों का निर्माण करती है। तो यह पूरी प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। स्टूडेंट, आपको समझ में आया लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है और कैसे होती है। अब शुरू करते हैं परागकण की संरचना। या स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो बना लेते हैं यहाँ पर परागकण की संरचना। परागकण की संरचना में सबसे बाहरी स्तर जो होता है इसे हम कहते हैं बाह्य चोल या एक्साइन। इसके अंदर वाला स्तर ये कहलाता है अंतःचोल। इंटाइन। इसके अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक होता है बड़ा, जो होता है उसे हम कहते हैं वर्धी केंद्रक या वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल नहीं, न्यूक्लियस लिखते हैं हम। छोटा जो होता है, छोटा केंद्रक, इसे हम जनन केंद्रक कहते हैं। या जनरेटिव सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस।
और ये जो बाह्य चोल होती है, एक्साइन जो होती है, ये एक्साइन बनी होती है एक केमिकली इनर्ट बायोलॉजिकल पॉलीमर से, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से इसका जैविक अपघटन नहीं होता है, परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता है, जैविक अपघटन नहीं होता है। ये एक इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड होता है। तो ये क्या काम करता है परागकण की संरचना में? ये काम करता है इसके जैविक अपघटन, इसका जैविक अपघटन होने से इसको बचाता है, स्पोरोपोलेनिन। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्पोरोपोलेनिन क्या है या स्पोरोपोलेनिन कहाँ पाया जाता है। तो ये परागकण की संरचना में बाह्य चोल जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और अंतःचोल जो होती है ये पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, पेक्टोसेल्यूलोज। पेक्टोसेल्यूलोज की ये अंतःचोल बनी होती है। अब ये जो वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक है, ये वर्धी केंद्रक जो है ये जनन केंद्रक को पोषण प्रदान करता है। जनन केंद्रक वर्धी केंद्रक से पोषण लेता है और ये जनन केंद्रक आगे विभाजन करके नर युग्मकों का निर्माण करता है। और जब नर युग्मक बन जाते हैं तो जब ये परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर ट्रांसफर होता है या वहाँ स्थानांतरित होता है मादा भाग पर, तब इसके अंदर से नर युग्मक निकलते हैं। तो नर युग्मक कहाँ से निकलते हैं? इसमें यह भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं जर्मपोर या जनन छिद्र। जनन छिद्र, यहां से नर युग्मक बाहर निकलते हैं। जनन छिद्र से या जर्मपोर से पोलन ट्यूब निकलती है, पराग नलिका इससे बाहर निकलती है, और उस नलिका के साथ में नर युग्मक इस परागकण से निकलकर बाहर आते हैं और उस नलिका से होकर आगे मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिखते हैं परागकण के बारे में कि परागकण की संरचना कैसी होती है। लिखते हैं हम परागकण का बाह्य स्तर या बाह्य चोल एक्साइन स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यह स्पोरोपोलेनिन परागकणों को या परागकणों का जैविक अपघटन होने से बचाता है। परागकण का या परागकण के बाह्य चोल के अंदर अंतःचोल इंटाइन पाया जाता है, जो कि
पेक्टोसेल्यूलोस का बना होता है। अंतःचौल के अंदर परागकण का केंद्रक विभाजन करके दो केंद्रक या ऐसा लिखिए, विभाजन करके दो असमान केंद्रक का निर्माण करता है। इसमें एक बड़ा केंद्रक जिसे वर्धी केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं एवं छोटा केंद्रक जिसे जनन केंद्रक कहते हैं। जनन केंद्रक वर्धी केंद्रक से पोषण प्राप्त कर आगे विभाजन करके दो नर युग्मक का निर्माण करता है। और यह नर युग्मक परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर इसके जनन छिद्र या जर्मपोर से एक परागनलिका का निर्माण करते हैं और इस परागनलिका के माध्यम से
नर युग्मक बाहर परागकण से बाहर आकर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, तो आपको समझ में आया परागकण की संरचना किस प्रकार से होती है। तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं स्त्रीकेसर के सम्मिलित भाग जायंग के बारे में। जायंग या गायनोशियम। तो गायनोशियम या जायांग की संरचना देख लेते हैं, किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। जायांग का सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। बीच वाला भाग जिसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं, वर्तिका या स्टाइल। सबसे निचला भाग, फुला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। या ओवरी इसे कहते हैं। इसके अंदर बीजांड उपस्थित होता है। बीजांड, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल। इस बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है और भ्रूण कोश के अंदर मादा युग्मक होता है। अंडाशय में उपस्थित बीजांड की संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं। बीजांड का जो व्रंत होता है वो कहलाता है बीजांड व्रंत। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, इसे हम कहते हैं बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल, जो कि बीजांड को अंडाशय से जोड़कर रखता है। बीजांड व्रंत।
अब जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट हम कर लेते हैं। अब बीजांड में जो ऊपरी भाग जो है, जहाँ से आवरण निकलते हैं, बाहरी आवरण और अंत आवरण, उस भाग को हम कहते हैं निभाग, निभाग या चेलेजा। और निचला भाग जो होता है, जहाँ से पराग नलिका इसके अंदर एंटर करती है, उस भाग को हम कहते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। अब जो निभाग होता है, इस निभाग से आवरण बनते हैं, आवरण जो कि इसका सुरक्षात्मक आवरण होता है बीजांड का। इसमें दो आवरण बनते हैं। पहला बाहरी आवरण कहलाता है बाह्य आवरण, बाह्य आवरण या आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। अंदर वाला आवरण बाह्य आवरण के जस्ट बाद में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं अंतः आवरण, अंतः आवरण या इंग्लिश में इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। इन दोनों को सामूहिक रूप से आवरण कहा जाता है। अब इसके अंदर, यहाँ पर अंत आवरण के अंदर की तरफ बीजांडकाय कोशिकाएं उपस्थित होती है, बीजांडकाय कोशिकाएं उपस्थित होती है। ये बीजांडकाय कोशिकाएं अंदर जो भ्रूणपोष होता है, उस भ्रूणपोष को पोषण प्रदान करती है और युग्मक का निर्माण करती है, मादा युग्मक का निर्माण करती है। ये सारी जो कोशिकाएं मैं बना रहा हूँ, ये कोशिकाएं बीजांडकाय कोशिकाएं कहलाती है। इन्हें हम कहते हैं बीजांडकाय कोशिकाएं, बीजांडकाय कोशिकाएं या इंग्लिश में इसे न्यूसेलस सेल कहते हैं, न्यूसेलस सेल। इसके अंदर उपस्थित होता है भ्रूणपोष, भ्रूणकोश। या एम्ब्रियो सेक इसे इंग्लिश में कहते हैं, एम्ब्रियो सेक। इस एम्ब्रियो सेक के अंदर कोशिकाएं उपस्थित होती है जो निभाग की ओर होती है। उन्हें हम कहते हैं, तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं। या इन्हें इंग्लिश में एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स। नीचे जो बीजांड द्वार होता है, माइक्रोपाइलर एंड जो होता है, माइक्रोपाइल की तरफ जो तीन कोशिकाएं होती है, उनमें दोनों तरफ की जो कोशिकाएं कहलाती है, वो कहलाती है सिनेरिजिट या सहायक कोशिकाएं।
या सिनेरिजिट। बीच की जो कोशिका है वो कहलाती है अंड कोशिका, अंड कोशिका या एग सेल। बीच में जो आपको एक केंद्रक दिख रहा है, दो कोशिकाओं वाला केंद्रक, दो केंद्रक वाला एक कोशिका जो दिखाई दे रही है वो कहलाती है द्वितीयक केंद्रक। या इसे इंग्लिश में सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस तरीके से ये एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का चित्र है। चित्र प्रारूपिक बीजांड की संरचना। तो यह संरचना एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगले भाग 4 में हम पढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो स्टूडेंट, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।